हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 8 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेकंड शिफ्ट के पेपर हुए हैं इसमें थर्ड फेज के एग्जाम चले हैं, तो कह सकते हो कि थर्ड फेज वालों के लिए ये फर्स्ट शिफ्ट जैसा है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें कि क्या कुछ थर्ड फेज में चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं, पैटर्न में बदलाव हुए हैं। तो देखिए, छात्रों के अकॉर्डिंग तो पैटर्न में कोई भी एक्स्ट्रा बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि देखा जाए तो आज जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुए वहां पे थोड़ा सा दोस्तों काफी कैलकुलेटिव पेपर डाल दिया गया था, बहुत ज्यादा सोल्व करने में यहाँ पे छात्रों को समय लगे हैं। जैसे कि रीजनिंग वाले जो सवाल है वहां पे दोस्तों वही लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पजल सीटिंग अरेंजमेंट के डाले ही गए थे, इसमें बहुत समय गया है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स भी दोस्तों उलझाने वाले लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसकी डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक रखी गई। यहाँ पे साइंस के पोर्शन की बात करें तो उसमें से भी यहाँ पे जो कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न होते हैं वैसे बहुत सारे प्रश्न डाले गए हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दोस्तों कई सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले भी फिजिक्स में पूछे गए हैं। इसके बाद देख लीजिए, जो आपके करंट अफेयर से प्रश्न आए हैं 2021 से भी कई सारे प्रश्न आए और 2022 से भी करंट अफेयर आए हैं। मैक्सिमम 2022 से ही पूछा गया, तो 2022 का ही ज्यादातर कवर करके जाइएगा। अगर आपके पास समय है तो 2021 का भी करंट अफेयर देख लीजिएगा। यहाँ पे अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट आज बहुत कम बताया जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में किसी छात्र द्वारा 67 अटेम्प्ट बताया जा रहा है, कोई 71 बता रहे हैं, एक छात्र 78 भी बताए हैं, 62, इसके बाद 65 और एक ने 82 बताया है। तो इस तरह से देख सकते हो कि अटेम्प्ट थोड़ा कम कम आज बताया गया है और ओवरऑल एवरेज की बात करें तो वही 70 से 75 के आसपास अटेम्प्ट यहाँ पे रह रही है। अटेंडेंस दोस्तों आज ज्यादा बताई जा रही है सेकंड शिफ्ट में, खास करके कहीं पे दोस्तों लैब में 60% के आसपास, कहीं पे 55% के आसपास, कहीं पे 70% के आसपास भी, क्योंकि अटेंडेंस यहाँ पे ज्यादा रही है आज से जो थर्ड फेज का एग्जाम शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, ये रहे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था करंट अफेयर 2022 से, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहां पर हुआ था। तो वेन्यू इसका पूछा गया है, तो हिमाचल प्रदेश में इसका दोस्तों आयोजन हुआ था, आइस हॉकी नेशनल महिला वाली। एक देखिए प्रश्न आया है, न्यूलैंड्स का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें शुरुआती में कुल कितने एलिमेंट थे। तो न्यूलैंड ऑक्टेव के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एलिमेंट खोजे गए थे, टोटल शुरुआती में बात करें स्टार्टिंग में तो टोटल 56 यहाँ पे एलिमेंट थे। एक सवाल देखिए पूछा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, यानी आधुनिक आवर्त सारणी से। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल का तो हर शिफ्ट में दोस्तों कंफर्म क्वेश्चन आना तय है। यहां से क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं, कभी एक क्वेश्चन, कभी 2, कभी 3, 4 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए जा रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने आवर्त और ग्रुप हैं। तो आवर्त पीरियड की बात करें तो टोटल 7 पीरियड है और ग्रुप्स की बात करें तो टोटल 18 ग्रुप है और ये भी दोस्तों लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 ईस्वी में ये पारित किया गया था। एक सवाल देखिए पूछा है रिवर से रिलेटेड और उसके सहायक नदी ट्रिब्यूटरी रिवर से, गिरना और पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है। 2 रिवर दिया गया था, तो 4 ऑप्शन था, उसमें दोस्तों एक ताप्ती भी ऑप्शन था, तो ताप्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरना और पूर्णा ताप्ती नदी की सहायक नदी है। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि कौन से भारतीय खिलाड़ी 7वें क्रम पर या फिर उससे नीचे बल्लेबाजी के लिए आते हैं जो ऑलराउंडर हैं और कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे रविंद्र जडेजा है जो कि कपिल देव का यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो कि 7वें या फिर 7वें से नीचे क्रम में आते हैं और ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पे आर अश्विन भी ऑप्शन में दिया गया था, कई सारे छात्र रविचंद्रन अश्विन भी लगा के आए हैं जो कि गलत हो जाएगा। रविंद्र जडेजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए सवाल पूछा गया है, भारत के आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय इकोनॉमी कैसी थी। तो विकासशील थी, डेवलपिंग। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, असम का कौन सा त्योहार है यानी फेस्टिवल है जो कि 7 दिनों तक मनाया जाता है। तो रोंगाली बिहू असम का है जो कि 7 दिनों तक 7 डेज तक मनाए जाते हैं। एक देखिए सवाल आया है, अगर किसी का पीएच वैल्यू 6 है और दूसरे का पीएच वैल्यू 9 है तो वो क्या होगा। तो देखिए, जिसका पीएच वैल्यू 6 होगा वो एसिड होगा, अम्ल होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 9 होगा वो बेस होगा यानी कि क्षार होगा। जैसे कि यहाँ पे 7 रहता है वो यहाँ पे उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है, और इससे 7 से नीचे जो आते हैं वो एसिड होते हैं और 7 से ऊपर जो आते हैं वो बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछा था दोस्तों आपके केमिकल रिएक्शन से, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूं, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। 2 रिएक्शन दिए गए थे और उसमें से पूछा गया था फ्रेंड्स कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो वो जो रिएक्शन था वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, यानी कि जो यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाते हैं, तो वो वाली रिएक्शन यानी कि दी गई थी। तो एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर यानी लवण और जल बनाते हैं, तो ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। तो उदासीन
उदासीन अभिक्रिया हो जाएगी, और ये पहले भी पूछा गया था। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, धार्मिक विभेद के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? तो धार्मिक या फिर जन्म या फिर जो भी लिंग के आधार पर जो यहाँ पे दिया गया है वो अनुच्छेद 15 में बताया गया है, आर्टिकल 15 में बताया गया है। तो 15 था, 14 था, 16 था, 17 था, तो यहाँ पे 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? अब 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा, और ये 4 ऑप्शन था, इसी में से आपको सिलेक्ट करना था। हिंदी था, बंगाली था, तेलुगु था और तमिल था। देखिए हिंदी तो सबसे ज्यादा बोली जाती है 2011 के जनगणना के अनुसार, बंगाली सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाती है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे मराठी है जो कि बोली जाती है, इसके बाद तेलुगु दोस्तों बोली जाती है, और यहाँ पे इसमें बात करें ये चारों ऑप्शन में से तो तमिल हो जाएगा जो कि दोस्तों यहाँ पे सबसे कम बोली जाती है इसमें से। अगर ओवरऑल बात करें कि जितने लैंग्वेज का सर्वे हुआ था उसमें से सबसे कम कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो संस्कृत दोस्तों सबसे कम बोली जाती है। लेकिन जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग तमिल हो जाएगा जहां पे कम यहाँ जो लैंग्वेज कम बोली जाती है इंडिया में। एक देखिए सवाल पूछा था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया था CnH2n+2 का, तो पूछा कि यहाँ पे 5 कार्बन होंगे तो उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो देखना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये अल्केन का फॉर्मूला है, अल्केन का फॉर्मूला है। तो जो भी 5 कार्बन वाला होगा वो अल्केन ही होगा एक, तो 5 वाले को क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इसका पेंटेन आंसर। एक सवाल देखिए पूछा है, अवतल दर्पण में अगर वस्तु फोकस के 3 गुना दूरी पर रखी गई है तो इमेज कहां पे बनेगी? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अवतल दर्पण दिया गया था, या फिर कनकेव मिरर, या फिर कॉन्वेक्स लेंस, इन्हीं दोनों में से कोई दिया गया था। अब इसमें से पूछा कि फोकस जो वस्तु है वो 3 गुना पे, फोकस के 3 गुना पे रखी गई है, तो इमेज कहां पर बनेगा? तो इसको हम लोग मान लेंगे, अगर हम लोग फोकस 10 ले लेते हैं, फोकस 10, तो यहाँ पे इमेज कितना पे बनेगा? तो इमेज बनेगा U बराबर हो जाएगा 30 ले लेंगे। उसी तरह से हम लोग ये जो इमेज हम लोग निकाल देंगे, जैसे कि अवतल दर्पण होगा तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगा देंगे फॉर्मूला, जिसमें 1/v हमें निकालना है। और अगर यहाँ पे उत्तल लेंस होगा यानी कि कन्वेक्स लेंस होगा, तब ए वाली फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस वाली फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u करके, और इससे 1/v निकाल देंगे। इसमें से f हम लोग लेंगे निगेटिव में, क्योंकि जो दर्पण होता है, मिरर होता है, उसमें फोकल लेंथ निगेटिव में रखते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और जो u बराबर होता है u भी हम लोग निगेटिव में ही रखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वही लेंस में बात करें तो u रखेंगे निगेटिव में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन जो फोकल लेंथ होता है वो दोस्तों लेंस का यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स लेंस का। तो इस तरह से फॉर्मूला बेसिस पे था, इस पे आपको निकाल लेना था। एक देखिए सवाल पूछा है, उत्तल लेंस में अगर किरण एक्सिस के पैरेलल पर आती है, समांतर आती है, तो कहां पे मिलेगी? तो देखिए कोई लेंस दिया गया है, ये एक्सिस होती है प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे यहाँ पे दोस्तों पैरेलल में जब आती है, तो जो भी पैरेलल में आती है आपको पता होगा अनंत से आने वाली हर जो किरण होती है वो फोकस से होकर गुजरती है, तो सारे के सारे जो यहाँ पे किरण होंगे वो दोस्तों फोकस पे आके मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ था फोकस। एक देखिए सवाल पूछा गया है, अगर पावर 12 वाट दिया गया है और वोल्टेज 6 वोल्ट है तो करंट कितना प्रवाहित होगा? अब देखिए पावर बराबर होता है V इंटू आई, तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है? करंट कितना प्रवाहित होगा, तो करंट बराबर निकाल लेंगे, I बराबर होगा पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। पावर कितना है? 12 वाट का है, वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट का है, तो 6 दूना, तो यहाँ पे 2 एम्पियर निकल के आ जाएगा इसका पावर। एक देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि 2 रेजिस्टेंस दिया गया था, दोनों पैरेलल में यानी कि समांतर में जोड़े गए थे। अगर रेजिस्टेंस समान है यानी दोनों सेम ही रेजिस्टेंस दिया गया है, यानी कि 10 ओम 10 ओम या फिर 20 ओम 20 ओम इसी तरह से समान हो, और वोल्टेज 6 वोल्ट हो और पावर 12 वाट की हो उसमें उस सर्किट में, तब दोनों रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट प्रवाहित होगा? अब देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों पावर हमारी दी गई है, वोल्टेज दी गई है, और यहाँ पे करंट पूछ रहा है सर्किट में, और रेजिस्टेंस भी दोनों दे दिया गया है जो कि दोनों समान है। तो सबसे पहले तो पावर और वोल्टेज दिया है, तो इससे हम लोग करंट निकालेंगे, तो करंट बराबर हो जाता है पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज, जो P बराबर V इंटू आई वाले फॉर्मूला है, इस पे लगा देंगे तो I बराबर हम लोग निकाल लेंगे। तो पावर दिया है 12 वाट और यहाँ पे वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2 एम्पियर करंट निकल जाएगा। अब हम लोग इसको सर्किट बना लेंगे, तो सर्किट में 2 रेजिस्टेंस समान है जो कि पैरेलल में है, तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस एक यहाँ पे है, दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और दोनों तो सेम ही रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 10 ओम और ये भी 10 ओम, और यहाँ पे इस तरह से ये हो गया सर्किट कंप्लीट। और ये
6 वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है। तो बोला कि करंट जो है यहाँ पे कितना कितना जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। तो टोटल सर्किट में हम लोगों ने निकाला दोस्तों कि यहाँ पे जो करंट है वो 2 एम्पियर का निकला, पावर बराबर V इंटू आई वाले फॉर्मूला से। तो देखिए जब भी पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे दो यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो जो यहाँ पे करंट जाएगी वो दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक I1 इधर चला जाएगा, I2 यहाँ पे इधर चला जाएगा, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस समान है, इसलिए जो करंट डिसिपेट करेगा दोस्तों दोनों एक समान करेगा, यानी एक करंट यहाँ पे चला जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ पे चला जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ पे चला जाएगा, जबकि 2 एम्पियर निकल रही थी। तो 1 एम्पियर इस पे, 1 एम्पियर इस पे, तो दोनों ही रेजिस्टेंस पे दोस्तों समान 1 एम्पियर यहाँ पे करंट बहेगी। अगर ए रेजिस्टेंस अलग रहता, ए रेजिस्टेंस अलग रहता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालना होता कि ए रेजिस्टेंस दी गई है तो इसमें कितना करंट निकलेगा और ए रेजिस्टेंस अलग दी गई है उसमें कितना करंट निकलेगा। तो इस तरह से हो जाता है। तो समान रेजिस्टेंस था तो समान करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा आधा आधा पार्ट में, यानी 1 एम्पियर 1 एम्पियर इस तरह से जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, 2 तार जिनकी लंबाई L है और 5 L है, रेजिस्टेंस 1 ओम है और 2.5 ओम है, तो दोनों की प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। अब भी दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए कई सारे छात्र हैं जो कि छोड़ के ये सारे क्वेश्चन चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये करने लायक सवाल थे, इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि ऐसे पहले भी दोस्तों काफी सारे सवाल पूछे गए हैं एक ही फॉर्मूला पे। जैसे ये किस फॉर्मूला पे बनेगा, तो ये बनेगा रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल बाई ए, इसकी ही तो रेशियो पूछी गई है रेसिस्टिविटी वाली। तो यहाँ पे रो बराबर कितना हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई एल। अब चेंज किस में हो रहा है, एरिया में कोई चेंजेस नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस में और एल में। तो रो निकल गया आर ए डिवाइडेड बाई एल, और फिर ए रो 1 मान लेते हैं और फिर रेसिस्टिविटी एक दूसरा मान लेते हैं, वो निकल के आ जाएगा R2A L2। तो एरिया में कोई चेंज नहीं है तो इसको कट कर देंगे और इसको यही रेशियो निकालनी थी, इसी को डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, R1 डिवाइडेड बाई L1, और ये चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे L2 डिवाइडेड बाई R2, इतना आ जाएगा। तो पहली रेजिस्टेंस कितनी है, पहली रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 1 ओम, और L2 कितना है, तो लेंथ दूसरा का दोस्तों 5L है तो 5L लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है दूसरी रेजिस्टेंस, तो दूसरी रेजिस्टेंस R2 कितना है, 2.5 है, और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ L ही है तो L से L कट गया और 2.5 से यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, तो रेशियो कितना निकल के आएगा 2:1, यानी कि रेसिस्टिविटी 1 रेसिस्टिविटी 2 कितना आ जाएगा 2:1, इस तरह से इसका आंसर निकल जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है, अल्केन दिया था और अल्केन के आइसोमर्स के बारे में यहाँ पे पूछे थे। तो दोस्तों परसों शायद परसों ही एक सवाल पूछा गया था आइसोमर से रिलेटेड, कि जो यहाँ पे ब्यूटेन होता है उसका कितना आइसोमर होता है। तो ब्यूटेन का 2 आइसोमर होता है, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। इसके बाद पूछा था कि पेंटेन का कितना होता है, तो पेंटेन का आइसोमर की बात करें तो 3 होता है, एन पेंटेन और इसके बाद यहाँ पे आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। तो इसी पे आधारित दोस्तों एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया है आइसोमर से रिलेटेड। एक देखिए सवाल पूछा गया है, पत्तियां भोजन बनाती है वो किस माध्यम से सभी भागों में जाती है। तो जो यहाँ पे फूड बनाए जाते हैं प्लांट के जो यहाँ पे लिप्स होते हैं उसके द्वारा, तो फ्लोएम के माध्यम से जो भोजन है वो संचारित किए जाते हैं। एक सवाल देखिए पूछा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना यानी गति शक्ति मिशन योजना जो है उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। अब पूरा सवाल भेजा नहीं गया, अगर पूछा गया होगा कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 15 अगस्त 2021 को दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन योजना का। योजना के तहत देखिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया जाएगा, ये दोस्तों इसका लक्ष्य है। तो युवाओं के रोजगार से संबंधित ये वाला है गति शक्ति योजना। एक देखिए सवाल पूछा गया है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर दोस्तों पुरी में स्थित है, उड़ीसा में। एक पूछा गया है कि 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है। तो 2000 का नोट है फ्रेंड्स, वहां पे मंगलयान का चित्र बना हुआ है। एक सवाल देखिए पूछा है, स्पार्स योजना किससे संबंधित है। तो जो स्पार्स योजना है वो डाक टिकट संग्रह से संबंधित है, तो ये भी सवाल पूछे गए। एक सवाल देखिए आया है, वाटरमैन किन्हें कहा जाता है जिन्हें 2015 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला था। तो पूरा घुमा फिरा के लंबा करके दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2015 से मान के चल सकते हो कि ये सवाल आया, देख सकते हो। तो वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को बोला जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। एक सवाल देखिए पूछा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा अच्छा विकल्प है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड तो कई बार सवाल आए हैं, आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी सवाल आए हैं। एक दिया था कि गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना, दूसरा दिया था वैसेक्टोमी जो कि स्पर्म को परमानेंटली रोक देना, ऑपरेशन जो यहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं उससे स्पर्म को रोक दिया जाता है। एक था ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब को ऑपरेशन करके हटा देना, यानी कि ट्यूबेक्टोमी होता है वो प्रोसेस सर्जिकल। तो देखिए इसमें बात करें तो
तीनों से दोस्तों वही होता है कि जनसंख्या नियंत्रण हो सकती है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको सही लगाना था। एक और ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, तो इससे संबंधित दोस्तों प्रश्न आपके बन रहे हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, यानी जो फ्लावर्स होते हैं उसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो जायांग बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। तो बताइएगा आप लोग जो पेपर देखे आए हैं कि जायांग ऑप्शन में था या फिर नहीं था, या फिर कुछ और ही ऑप्शन में दिए गए थे। एक देखिए सवाल आया है, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित हुआ है, यानी इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल है जो कब पारित हुए हैं, तो 2021 में ही पारित हुआ है। 2021 के करंट अफेयर से सवाल है, जून 2021 में ये पारित हुआ था। एक देखिए सवाल पूछा गया है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे एक काम करता है। तो आगे भी हो सकता है पूछ ले, ध्यान रखिएगा। एक और दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया, जो कि पॉलिटी से सवाल आए हैं, और अभी दोस्तों पंचायती राज से तो हर शिफ्ट में यहाँ पे सवाल पूछ ही रहा है, पंचायती राज से। तो सवाल यह आया था कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल है, वो किस ईयर में जोड़ी गई थी, तो ये दोस्तों 1992 में जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में है। तो 11वीं अनुसूची है, पंचायती राज है, जो कि 1992 में 73rd अमेंडमेंट यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो घुमा के दोस्तों ये सवाल पूछ लिया गया है, जिनको पता होगा पूरे अच्छे तरीके से वो इसको बना के आ गए होंगे कि 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। एक देखिए सवाल पूछा गया है, पौधों के अपशिष्ट पदार्थ कहां पे संचित रहते हैं, यानी कि जो पौधों में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कहां पे संचित होता है, स्टोर होता है, तो वैक्यूल होता है, वहां पे ये स्टोर होता है। और देखिए एक छात्र द्वारा ये भी बोले जा रहे हैं कि पौधों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहां से निकलता है, किस तरह से निकलता है। तो फ्रेंड्स जो प्लांट के जो लीफ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको अस्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, वहां से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो ऐसा आया होगा तो अस्टोमेटा उसका आंसर होगा। और कहां पे स्टोर करते हैं अपशिष्ट पदार्थ को, तो ये वैक्यूल हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये कई बार रिपीट हो चुका है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसका प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड ही सवाल आ रहा है कि जो चुंबक होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे है, तो बोला गया था कि चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाता है। तो बिल्कुल सही है, चुंबक के बाहर बात करें तो नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल में टर्मिनेट कर जाती है, इस तरह से इसमें, तो ये सही है। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाता है, तो चुंबक के अंदर बात करें दोस्तों तो ये साउथ से नॉर्थ में आता है, जैसे नॉर्थ से निकला ये साउथ में गया बाहर, लेकिन अंदर बात करें तो साउथ से निकल के नॉर्थ में आती है, इस तरह से आती है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अब इसमें और 2 पॉइंट दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो गलत है वो सिलेक्ट करना था। एक चीज और होता है कि ये क्लोज लूप बनाता है, यानी कि बिल्कुल क्लोज बनता है, ये जो निकलता है इस तरह से, और एक दूसरे को काटता भी नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो ऐसे रिलेटेड दोस्तों कई बार ये सवाल आ चुके हैं। आज दोस्तों काफी यहाँ पे कंसेप्चुअल सवाल थे, और बहुत लंबे लंबे भी सवाल जनरल अवेयरनेस के भी दिए गए थे, साइंस वाले पोर्शन से भी दिए गए थे, इसलिए बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन फिर भी 30-32 के आसपास यहाँ पे सवाल मिल चुके हैं। दोस्तों बात करें तो मैथमेटिक्स भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बताई जा रही है, और रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो आज भी दोस्तों रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, और वही अटेम्प्ट 70 से 75 के आसपास एवरेज अटेम्प्ट छात्रों के आज के सेकंड शिफ्ट में गए हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए।